So hello everyone, today's topic is NMR spectroscopy which stands for Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy या फिर Magnetic Resonance Spectroscopy। ये एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई को मेजर कर सकते हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। अब जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं एंड इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, 300 से 1000 मेगा हर्ट्ज़। ओके, so over the past 50 years NMR has become very important for determining the structure of organic compounds। जितनी भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, ये अकेली ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है फॉर विच अ कंप्लीट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसका क्या प्रिंसिपल है? बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं दैट हैव स्पिन एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। If an external magnetic field is applied, an energy transfer is possible between the base energy to the higher energy level। So आपके पास नॉर्मली जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑड मास नंबर होता है, जिनका क्या होता है, ऑड मास नंबर होता है या ऑड एटॉमिक नंबर होता है, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो जो भी आपके पास क्या होते हैं एलिमेंट्स जिनका क्या है, ऑड मास नंबर होता है या ऑड एटॉमिक नंबर होता है, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन का उनके पास प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कार्बन 12, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन 12, यहाँ पे ये क्या है, इवन है, तो इट इज़ इनएक्टिव। NMR इनएक्टिव होगा, ये NMR क्या होगा, इनएक्टिव होगा। वेयर एज अगर हम ऑड की बात करते हैं, इफ़ इट इज़ कार्बन 13, तो वो क्या होगा, NMR एक्टिव होगा। NMR क्या होगा, एक्टिव होगा। तो एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, दे मस्ट हैव द ऑड मास नंबर और द एटॉमिक नंबर, क्योंकि तभी उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन का प्रॉपर्टी आता है। सो यहाँ पर बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ये है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। पहले वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में है, वो एकदम रैंडम डायरेक्शन में है जब आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी थी। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड इन दोनों के बीच का जो ये गैप है दैट इज़ द एनर्जी डिफरेंस। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो स्पिन यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स थे आपके, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र टेक प्लेस एट अ वेवलेंथ दैट कॉरस्पॉन्ड टू द रेडियो फ्रीक्वेंसीज, एंड जब जो स्पिन है वो वापस से बेस लेवल पे आता है टू इट्स बेस लेवल, एनर्जी इज़ एमिटेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी। Signal that matches this transfer is measured in many ways and proceed in order to yield an NMR spectrum for the nucleus concerned। तो जो भी आपका ट्रांजिशन होगा वहाँ पे ये मेजर कर लिया जाता है, उसका इंटेंसिटी को हम मेजर कर लेंगे। सो एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है, देखो जो भी आपके लोअर एनर्जी लेवल पे थे वो हायर एनर्जी लेवल पे क्या होते हैं, जंप करते हैं, राइट। सो एनर्जी ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हो रहा है एंड दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेडियो फ्रीक्वेंसीज। बेसिक आपको प्रिंसिपल यही याद रखना है कि
मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले, यानी कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाई थी तो मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में थे, लेकिन जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। नाउ वर्किंग ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरीके से काम करती है। सैंपल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और एनएमआर सिग्नल जो है प्रोड्यूस होगा बाय एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल विद द रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स का हम यूज़ कर रहे हैं, रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे हैं। अब वो क्या होता है, उसका एक्साइटेशन होगा इनटू द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। अब जो इंट्रामोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द एटम इन द मॉलिक्यूल, वो क्या करेगी, आपके रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को चेंज करेगी, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल का उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी एंड उसके इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का भी आप पता लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन का डायग्राम है जहाँ पे हमारे पास ये मैग्नेट है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, मैग्नेट होता है। ये हमारे पास सैम्पल ट्यूब है, दिस इज़ अ सैम्पल ट्यूब जहाँ पे हम सैम्पल डालते हैं। ये देखिए ये डिटेक्टर से अटैच्ड है, दिस इज़ द ट्रांसमीटर एंड ये मैग्नेट कंट्रोलर है और यहाँ पर आपको ग्राफ मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सैम्पल होल्डर है वो ग्लास ट्यूब है जो कि 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर। फिर आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या करता है, एक होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा एट 60 to 100 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद मैग्नेटिक कॉइल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये जो कॉइल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं जब करंट इनमें से फ्लो होता है। देन यू हैव द स्वीप जनरेटर टू प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सैम्पल यहाँ पे। एंड उसके बाद आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, दिस RF ट्रांसमीटर दैट यू आर सीइंग, दिस इज़ द रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर। Radio frequency transmitter coil the transmitter that produce a short powerful pulse of the radio waves. Radio frequency receiver क्या करता है, radio receiver coil that detects the radio frequencies emitted as the nuclei relax to a lower energy level. So यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास जो रिसीवर है वो क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। देन यू हैव दी रीड आउट सिस्टम्स, यानी कि आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड जो डेटा है उसका ग्राफ आपको शो हो जाएगा। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, सो सोल्यूशन स्ट्रक्चर, इससे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर पता कर सकते हो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का इन द एक्वस सोल्यूशन। प्रोटीन फोल्डिंग के लिए स्टडी करा जाता है। अगर जो भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है अनफोल्डेड प्रोटीन्स का या फोल्डिंग प्रोटीन्स का, तो आप इससे पढ़ सकते हो। आयनाइजेशन स्टेट, इट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो भी आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये डिफाइन करेगा, जैसे कि आयनाइजेशन स्टेट ऑफ द आयनाइजेबल ग्रुप एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। आप इससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हो। वंस आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है, एनएमआर को आप यूज़ कर सकते हो मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, एज वेल एज आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी भी कंपाउंड के अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे फेस चेंजेस, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन या कन्फर्मेशन एक्सचेंज, वो भी आप इससे पढ़ सकते हैं। इसका यूज़ करके आप इसको सैम्पल की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉलिड स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो प्रोटॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी को हम यहाँ पर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर। तो प्रोटॉन जो होता है आपके एटम के अंदर वो एज अ टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर तो देखो दोनों चीज़ होती है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। जो प्रोटॉन्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है स्पिन की, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब क्या होता है, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो स्पिन क्या हो जाता है, अरेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, आइदर या तो डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग में।
अगर पैरेलल प्रोटॉन जो है वो आपका फ्लिप करता है तो वी नीड सर्टेन एनर्जी, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोलेंगे। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने देखा जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके पास क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जनरेट कर सकते हैं। अब प्रोटॉन्स इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो हाई और लो एनर्जी स्टेट पे हो सकते हैं। अगर वो हाई एनर्जी स्टेट पे है, इफ़ दे आर एट द हाई एनर्जी स्टेट, तो इसको हम बीटा स्टेट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा स्टेट। अब हाई पे हैं तो उनके पास जो स्पिन होगा दैट वुड बी -12, और या फिर आप इस तरीके से उसकी डायरेक्शन दिखा सकते हो। अगर आपका लो हाई, दिस वाज दी हाई एनर्जी स्टेट, अब वो लो एनर्जी स्टेट पे अगर है तो उसे हम अल्फ़ा स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे आपका स्पिन क्या होगा, +12, और इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से डिनोट करोगे, और ये क्या होता है, आपका पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। सो आपका ये जो अल्फ़ा वाला है, ये जो अल्फ़ा वाला होता है आपके पास, वो क्या होता है, आपका पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर पैरेलल स्टेट में ये जो प्रोटॉन है, अल्फ़ा स्टेट में जो प्रोटॉन है, इसको क्या करना है, बीटा स्टेट में जाना है। इसको क्या करना है, बीटा स्टेट में जाना है, यानी कि इसको अपना स्पिन रिवर्ट करना है, तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका ये स्पिन ऐसे था, अब हमें इसको स्पिन जो है रिवर्ट करना है, तो हमें इसके लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। एंड ये जो एनर्जी होती है वो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, यानी कि जो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, वी नीड सर्टेन एनर्जी विच इज़ इन रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, जो कि कैसा होता है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होता है। तो वो जो प्रोटॉन है, यानी कि ये जो अल्फ़ा वाला जो प्रोटॉन है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रिवर्ट करने में, दूसरी स्टेट में जाने में, उसी को हम मेजर करते हैं एनएमआर के द्वारा। ओके, तो उसी एनर्जी, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसी को हम मेजर करेंगे बाय द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.